हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसएल सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजलि है। 71st बीपीएससी मेंस में आप लोग लगे होंगे। 71st बीपीएससी प्रीलिम्स सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है एंड यू हैव अराउंड लाइक 3 months टू प्रिपेयर फॉर मेंस एग्जामिनेशन। सो इन 3 महीनों में जो भी मेंस का सिलेबस है, सबसे पहले तो आपको उसको कवर करना है एंड साथ साथ यू हैव टू डू द आंसर राइटिंग। ठीक है, जब तक सिलेबस कंटेंट थोड़ा बिल्डअप नहीं करोगे तब तक आंसर राइटिंग नहीं कर सकते। बट हमें ऐसा नहीं करना है कि हम वेट करेंगे कि एटलीस्ट मेरा 50-60% सिलेबस कंप्लीट हो जाए देन आई विल मूव टू आंसर राइटिंग। नो, वंस यू हैव कंप्लीटेड वन टॉपिक तो आप उससे रिलेटेड PYQ लिखो। कोई भी टॉपिक ले लो और देखो कि उसका PYQ है कि नहीं है। अगर नहीं है तो देन सर्च अ क्वेश्चन, मेंस क्वेश्चन ऑन द गूगल, इस रिलेटेड टॉपिक से मुझे एक मेंस का क्वेश्चन दे दो। और यू कैन ऑल्सो यूज़ द AI एज वेल, ChatGPT का यूज़ करके। तो उससे क्वेश्चन निकालो एंड उस टॉपिक से रिलेटेड यू मस्ट डू द आंसर राइटिंग। पहला आंसर लिखोगे, ऑब्वियसली थोड़ा गड़बड़ लिखाएगा, अच्छा नहीं रहेगा, बट यू हैव टू इम्प्रूव इट जितनी मल्टीपल टाइम्स लिखोगे। ऑल राइट, तो ये 3 महीने को फुल्ली यूटिलाइज़ कीजिए। ऑब्वियसली आप इसमें अभी जैसे DP आने वाली है, फिर उसके बाद अक्टूबर में भी फेस्टिवल्स है, तो ऑब्वियसली आपका 15-20 दिन इसमें चला जाएगा, बट दैट्स ओके। उसमें हम थोड़ा अपना 50% ही प्रोडक्टिविटी देंगे, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द टाइम है मेरे पास उसमें हम ट्राई करेंगे कि हम अपने 80-90% प्रोडक्टिविटी दें, उसको फुल्ली यूटिलाइज़ करना है हमें। ठीक है, तो 71st बीपीएससी मेंस के लिए GSF की 2 बैच चल रही है, लक्ष्य बैच और संजीवनी बैच। लक्ष्य बैच में वीडियो लेक्चर्स हैं सारे सब्जेक्ट की, GS1, GS2, SA, DI, सारे सब्जेक्ट की आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेगी। GS2 में 2 सेक्शन है, GS1 में 2 सेक्शन है, SA में है, SA में भी 3 सेक्शन है। तो स्टैटिक, फिलोसफिकल, बिहार रीडियम्स वाले ऐसे, DI में जो भी रिलेवेंट जिस टाइप के जिस पैटर्न पे क्वेश्चन PPSC पूछती है उसके आपके लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो लेक्चर्स हैं। साथ साथ 24 टेस्ट हैं आपका, विच इंक्लूड बोथ द सेक्शनल एंड द फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट की भी संख्या ज़्यादा है और इस 24 टेस्ट हमने इस तरीके से इसको फॉर्मुलेट किया है, इस तरीके से इसको प्लान किया है ताकि जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो वैसे वैसे आपका टेस्ट होगा। तो अगर आप खुद से भी अपना पर्सनल टेस्ट नहीं लिख पा रहे हो या आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे, दिस 24 टेस्ट इज़ इनफ फॉर यू। ठीक है, एंड सेकंड है संजीवनी बैच, जो OG बैच है GS हब का मेंटरशिप बैच। तो मेंटरशिप बैच है, उसमें भी हम 24 टेस्ट देंगे आपको। जो टेस्ट लक्ष्य बैच में प्रोवाइड होगी वो टेस्ट इसमें भी प्रोवाइड होगी। एंड SA के नोट्स हो गए, जो भी GS1 GS2 के नोट्स हो गए, सब दोनों में ही इंक्लूडेड है। लक्ष्य बैच इज़ लाइक उसमें वीडियो लेक्चर्स इंक्लूडेड है। तो जैसे हम यहाँ पे लाइव सेशन कर रहे हैं, आपके साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ पे भी अलग अलग आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस होंगी। हर एक सेक्शन का आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस होगा आपके साथ। ठीक है, ताकि आपको अप्रोचेस पता चले। आपका जो डर है अंदर से कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि जो हमने कंटेंट आपको दिया है, जो पढ़ाया है, उसको यूज़ करके यू कैन राइट अ BPSC PYQ BPSC मेंस का क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आपको बैचेस का और जानकारी चाहिए और डिटेल पता करना है और इफ़ यू वांट टू इनरोल तो GS हब के साइट पे विजिट कर सकते हैं, या टीम के नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, टीम का नंबर है 8287417384 और उसका व्हाट्सअप डिटेल, जो भी और डिटेल्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डलवा दूँगी। ठीक है, ऑल राइट। तो ये था थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन की कौन सी बैचेस चल रही हैं, क्योंकि 2 बैचेस चल रही हैं तो इसमें मुझे क्वेरी आती है कि कौन से बैच में क्या, दोनों में क्या डिफ्रेंशिएशन है। यही डिफ्रेंशिएशन है, वीडियो लेक्चर्स इसमें एंड दिस इज़ प्योरली द मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर यू ऑल राइट। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है जिसके लिए वीडियो बनाई जा रही है वो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस विथ मी। ठीक है, तो इससे पहले भी मैंने आई थिंक 3-4 आंसर राइटिंग करवाई है आपको एंड यू हैव लाइक द वीडियो, क्योंकि उसमें मैं ज़्यादा कंटेंट पे फोकस ना करके आई डिस्कस ऑन द अप्रोचेस कि किस अप्रोच के साथ लिख सकते हो, कैसा आपका इंट्रोडक्शन वैरी कर सकता है। एंड जो भी मैंने क्वेश्चन लिया है वो नॉट सो कन्वेंशनल टाइप लिया है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिया है, थोड़ा हट के लिया है, सो दैट यू विल बी एबल टू नो कि जो कंटेंट आपने पढ़ा है उसको कैसे तोड़ के जोड़ के यू कैन फ्रेम एन आंसर विच सूट टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन।
ठीक है। तो हम यहाँ पे जो भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे वो PYQ का करेंगे, एंड जो लक्ष्य बैच में आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस होगा वो PYQ प्लस आपका जो टेस्ट लिया जाएगा उसका भी होगा। ठीक है, तो इससे आपकी बहुत ज़्यादा लर्निंग अच्छी हो जाएगी, एंड जो आपका डर है आंसर राइटिंग में वो हटते जाएगा। चलिए, तो ये जो मैंने PYQ उठाया है, आज हम पॉलिटी सेक्शन का करेंगे। पॉलिटी सेक्शन कौन से पेपर में आता है? GS 2 में आता है। कौन से सेक्शन में आता है? सेक्शन 2 में आता है। ठीक है, तो इसमें जो हमने आज क्वेश्चन लिया है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिया है, 38 मार्कर का है ये। ठीक है, और जो GS 1 और GS 2 का जो पेपर होता है उसमें BPSC ना डिस्क्लोज नहीं करती कितना वर्ड्स में आपको लिखना है, बट BPSC आपको 5 से 6 पन्ने देती है इसको लिखने के लिए। तो जो स्टैंडर्ड नंबर ऑफ पेजेस है जो आपको परस्यू करना चाहिए लॉन्ग आंसर टाइप में, वो आपको 4 पन्ने इज़ मैक्स 4 पन्ने तक आप लिख सकते हैं, क्योंकि फिर उससे ज़्यादा लिखेगा तो कोई दूसरा क्वेश्चन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है। सो दीज आर काइंड ऑफ द ट्रिक्स और दीज आर काइंड्स ऑफ द मेन आंसर राइटिंग अप्रोचेज वी विल डिस्कस इन द लक्ष्य बैच इटसेल्फ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 68 बैच में पूछा था, जिसमें मेरी सिलेक्शन हुई, फाइनल सिलेक्शन हुई, और मैं उसके पोस्ट को मैंने परस्यू किया। बाकी 67 में जो सिलेक्शन हुई थी मैंने उसको नहीं परस्यू किया था, एंड 69 में मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था। तो चलिए क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंडक्टिंग द इलेक्शन। ठीक है, ये हमें एक स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया कि देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंडक्टिंग एन इलेक्शन। वी नो ऑल दैट। इस पर क्वेश्चन नहीं है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन इन्होंने पूछा क्रिटिकली एग्जामिंग द रोल इन द मेकिंग द इलेक्शन फ्री एंड फेयर ओवर द डिकेड। इसका रोल हमें बताना है, उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, मतलब उसका रोल बताना है, तो उसका निगेटिव्स भी हमें बताना है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि इनका रोल तो है ये फ्री और फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए, बट कुछ लूप होल्स तो होंगे ही, उसको भी हमें डिनोट करना है। कॉम्प्लीमेंट योर आंसर विथ रेफरेंस टू द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन द प्री सेशन एंड पोस्ट सेशन एरा इन द बिहार। पोस्ट प्री सेशन और पोस्ट सेशन एरा। सो जो TN सेशन थे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के, तो उनके सेशन से पहले क्या कंडीशन थी और उनके सेशन के बाद क्या कंडीशन आई, एंड स्पेशल रेफरेंस हमें बिहार को देते हुए बताना है। एंड हाउ डज इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, एंड जो उनके द्वारा जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए उसके बाद डेमोक्रेसी जो एक फाउंडेशन है गवर्नमेंट का वो कैसे स्ट्रेंथेंड हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है ओवरऑल। आई होप यू हैव समझ गए होंगे कि क्या क्वेश्चन हमें पूछा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कि बता दो ECI का क्या फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, चैलेंजेस है, ये नहीं है। उसी को तोड़ मड़ोड़ के पूछा है। जैसे रोल पूछा है तो ऑब्जेक्ट वहाँ पे हम क्या बताएंगे, उसका फंक्शन बताएंगे जो हम पढ़ते हैं। उसी में बोला क्रिटिकली एग्जामिन, तो उसका चैलेंजेस बता देंगे, लेकिन उस तरीके से नहीं लिखेंगे। फिर उसी तरह पूछा है ये जो प्री सेशन और पोस्ट सेशन, जब भी आप इलेक्शंस के बारे में पढ़ोगे तो जो TN सेशन है उनका वो जो उनका जो रिजीम था, उनका जो वर्क रिजीम था, उसके अराउंड क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत रिवॉल्यूशनरी स्टेप्स लाए थे, तो उनके बारे में जिक्र किया। एंड थोड़ा सा एंगल आपको वहाँ पे बिहार का बैठाना है। ठीक है, एंड कैसे फाइनली कंट्रीब्यूट किया कि जो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथनिंग करने में, क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छे लिए थे, क्या बोलते हैं, स्टेप्स लिए थे, जिस वजह से इलेक्शंस जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ था। ऑलराइट, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इट हैज़ आस्क्ड अबाउट द इलेक्शन कमीशन। लेट मी चेंज द कलर, ब्लू ले लेते हैं। फर्स्टली इट हैज़ आस्क्ड अबाउट द इलेक्शन कमीशन कि इट हेल्प्स टू कंडक्ट द इलेक्शन। ठीक है, तो हमारा इंट्रो क्या होना चाहिए। इंट्रो में यू कैन राइट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 तक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, जिसमें इलेक्शंस, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, द पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो उसका जिक्र है। एंड सेकेंड, द इलेक्शन, द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इटसेल्फ। तो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन क्या है, डेमोक्रेसी की आर्टरी है ये, डेमोक्रेसी का नस है ये। ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, जो अब्राहम लिंकन का एक फ्रेज है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। सो टू ensure
the power of people of the country, people of India, the elections need to be held at regular interval. ठीक है, which means the election is the artery of democracy. The election is the artery of democracy. It is one of the most important part of the democratic process of governance. ठीक है, and this, the conduction of election is mandated through constitutional provision of Article 324 to 329 and gave power to Election Commission to conduct a free and fair election. अब इसी इंट्रो में you have emphasized the importance of what is the importance of election and what is democracy itself and how the people representation has importance and has the like the key aspect in the democracy or the election. और फिर उसको आपने लिंक कर दिया to the constitutional provision and constitutional provision को लिंक कर दिया to the constitutional body of the Election Commission of India. This is how the intro should be written. क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है तो क्यों ना हम इंट्रो को भी उस तरीके से घुमाएं जैसा क्वेश्चन पूछा गया. क्वेश्चन हैज़ बीन टेलिंग यू द फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन और इलेक्शन की इंपॉर्टेंस को यहीं पे दिखा दिया. दिस लाइन इज वन मस्ट. इलेक्शन इज द आर्टरी ऑफ डेमोक्रेसी, नस है डेमोक्रेसी का. ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला पार्ट है हमारा कि इंट्रो हो गया हमारा. नाउ we have to move to the role of the election commission to in conducting a free and fair election over the year. Obviously हमें यहाँ पे मूव करना है. Since Election Commission of India, the constitutional body, is the principal body to conduct election at regular interval both at state as well as union level. This is the transition statement that we are moving toward the body part. या प्रिंसिपल रोल लिख दो, 2 बार बॉडी रिपीट हो गई है. ठीक है, नाउ मूविंग टू द बॉडी पार्ट. द रोल ऑफ Election Commission of India in conducting free and fair election. अब इसमें 2 चीज़ आ सकती है. क्रिटिकली एग्जामिन लिखा है तो साथ साथ ही क्रिटिकली एग्जामिन कर दो या तो फिर अलग से लिख दो. ठीक है, जैसे हमने रोल बता दिया उसके नीचे हम लोग कुछ क्रिटिसिज्म लिख देंगे. क्रिटिसिज्म इज बेसिकली द चैलेंजेस जो आप पढ़ोगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब आपने पढ़ा होगा या हम लोग जो कवर करेंगे लक्ष्य और संजीवनी बैच में तो उसमें आप चैलेंजेस पढ़ेंगे. तो इसमें मैं पर्सनली क्या फॉलो करती कि मैंने रोल बता दिया और जो मैंने रोल बताया है उसी सिंक्रोनस में उसी क्रोनोलॉजी में आई विल गिव द क्रिटिसिज्म एज वेल. लेकिन अलग सब हेडिंग बना के इससे एग्जामिनर भी कंफ्यूज ना करे. ठीक है, तो पहले हम रोल लिखेंगे फिर उसके बाद हम क्रिटिसिज्म लिखेंगे. हमने कुछ नहीं किया, जो सब हेडिंग था हमने वहीं पे लिख दिया द रोल इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो यहाँ पे इन्होंने पूछा था. चलिए तो रोल देख लेते हैं. तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो इलेक्शन कमीशन का रोल है उसका 3 मेजर रोल होता है. एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, ये चीज़ हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी और जब पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट होगी. फिर उसके बाद ये होता है, दूसरा होता है क्वासी जुडिशियल और तीसरा होता है एडवाइजरी. ठीक है, अब इसी में आपको रोल बताना है. जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव में आप बता सकते हो कि
प्रिपेयर करता है इलेक्टोरल रोल. इलेक्टोरल रोल इज बेसिकली द लिस्ट ऑफ द एलिजिबल वोटर्स which is gonna to vote in the upcoming election. फॉर एग्जाम्पल जो अभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है बिहार में इलेक्टोरल रोल का, दिस इज बीइंग डन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू प्रिपेयर द न्यूली अपडेटेड इलेक्टोरल रोल फॉर द बिहार इन द अपकमिंग बिहार असेंबली इलेक्शन. ये भी हम लोग करंट अफेयर्स में कवर करने वाले हैं. ठीक है, टारगेट 2 एंड टारगेट 3 में आपका ये हम लोग कवर करेंगे. ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल. सेकेंड है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन. फ्री एंड फेयर इलेक्शन, द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड हैज़ ए बेसिक स्ट्रक्चर. इसको बेसिक स्ट्रक्चर का दर्जा दिया गया है इन जजमेंट लाइक कुलदीप नायर जजमेंट. कुलदीप नायर वर्सेस यूआई केस, यूनियन ऑफ इंडिया केस. ठीक है, इसको बेसिक स्ट्रक्चर का दर्जा दिया गया है. तो इस बेसिक स्ट्रक्चर को री करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो इनका रोल कितना ज़्यादा महत्व रखता है. ठीक है, इट ऑल्सो लाइक इशू वोटर कार्ड्स. ठीक है, इट ऑल्सो इशूज वोटर कार्ड. टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी का जो एरिया है उसको डिसाइड करती है, उसको डिसाइड करती है. पार्टी को रजिस्टर करती है, रिकॉग्नाइज करती है पार्टी को. रिकॉग्नाइज मतलब स्टेट लेवल पार्टी है, रीजनल है या नेशनल पार्टी है. इसका क्राइटेरिया है जो आप लोग पढ़े होंगे और हम लोग कवर भी करेंगे लक्ष्य बैच में, संजीवनी बैच में. ठीक है, स्टेट लेवल पार्टी में कुछ कुछ क्राइटेरिया है कि आपका पिछले इलेक्शन में आपको कितनी सीट लानी थी. उसी तरह नेशनल लेवल और रीजनल पार्टीज़ के भी हैं. तो इसको कैटेगराइज करना, इसको रिकॉग्नाइज करना. ठीक है, as well as it also gives symbol and to the political party. और इन सबको इन्फोर्स करने के लिए सफिशिएंट पावर प्रोवाइड किया गया है टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 324 and which is reinforced by the judgment known as the Mohinder Gill judgment. मोहिंदर गिल केस था जिसके थ्रू ये बोला गया था कि आर्टिकल 324 में ऐसा सब पावर है विच इज सफिशिएंट फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू कंडक्ट द फ्री एंड फेयर इलेक्शन. उसी तरह अगर क्वासी जुडिशियल में आते हैं तो इट ऑल्सो हेल्प टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टी. अभी रिसेंट का एग्जाम्पल आपने सुना होगा, महाराष्ट्र के जो शिवसेना का जो सिम्बॉल है उससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी हुई थी. तो उसको भी जो डिसोल्यूशन था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करेगी. ठीक है, उसी तरह कि कौन सी पार्टी नेशनल होगी, स्टेट लेवल पार्टी होगी, वो भी क्वासी जुडिशियल फंक्शंस में आ जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का. एडवाइजरी अगर देखें जो थर्ड टाइप है, ये हमारा हो गया पहला एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरा क्वासी जुडिशियल एंड तीसरा एडवाइजरी. तो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को रिगार्डिंग द रिस्पेक्टिव इलेक्शंस the election commission of India can give advice to them, ठीक है, upon calling. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रोल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इन कंडक्टिंग द फ्री एंड फेयर इलेक्शन ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम. तो इन्हीं रोल को यूज़ करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने काफ़ी सारे चेंजेस लाए हैं और उनके काफ़ी सारी अचीवमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो जैसे कंट्रीब्यूशन उनका बहुत सारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो लाया गया. बहुत सारे ई गवर्नेंस को भी एकोमोडेट किया गया इलेक्शंस प्रोसेस में. फॉर एग्जांपल स्वीप हो गया, गरुदा ऐप हो गया. स्वीप से वोटर के एजुकेशन से रिलेटेड मतलब वोटर अवेयरनेस को फैलाना. गरुदा ऐप मतलब जो पोल स्टेशंस बनाए जाते हैं उनको ट्रैक करना, उस पर सारे काम सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं. विजिल ऐप है ई गवर्नेंस में ही कि जो MCC है उसका इम्प्लीमेंटेशन और लागू वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, जो इलीगल फंडिंग होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उसको कर्ब करना और एक केपिंग लगाना कि आप स्टेट असेंबली इलेक्शंस में आप इतना ही खर्चा कर सकते हैं, लोकसभा इलेक्शन में आप इतना ही खर्चा कर सकते, उसके ऊपर खर्चा नहीं कर सकते. जिस वजह से जो स्टेट और रीजनल पार्टी हैं उनको एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड देना
टू कम्पीट विद द नेशनल पार्टीज़। ऑब्वियसली नेशनल पार्टीज़ के पास ज़्यादा फंडिंग है, तो स्टेट और रीजनल पार्टीज़ और नेशनल पार्टीज़ पे केपिंग ही लगा देने कि भाई आप इससे ज़्यादा ऊपर खर्चा नहीं कर सकते, ठीक है। एंड वहाँ पे जो स्टेट लेवल मशीनरीज अवेलेबल है मीडिया के लिए वही यूज़ कर सकते हो आप, बहुत बड़े बड़े मीडिया यूज़ नहीं कर सकते, जिस वजह से स्टेट और रीजनल पार्टी पीछे हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली नेशनल पार्टी का ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा, ज़्यादा कैंपेनिंग होगी, तो उन पे है कि वोटर ज़्यादा उनसे आकर्षित होंगे और उनके बारे में अवेयरनेस उनकी ज़्यादा बढ़ेगी, तो इस तरीके के बायसनेस हो सकते हैं इलेक्शंस में। तो इसी सबको इंश्योर करना। फिर उसी तरह एग्जिट पोल नहीं बंद कर देना, 2010 में आया था ये एग्जिट पोल। मतलब कि जब इलेक्शन चल रहा है या इलेक्शन मतलब वोटिंग ख़त्म हो गई है लेकिन काउंटिंग हो रही है, जिस वजह से एग्जिट पोल वो लोग चला देते हैं कि कौन सा प्रोबेबिलिटी है, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, जिस वजह से बहुत सारा मैनिपुलेशन होता है जनता में भी एज वेल एज काउंटिंग में भी, तो जिस वजह से इसको बंद ही कर दिया गया था। और इसके लिए जो RPA का सेक्शन है उसमें सेक्शन 126A के तहत इसको बंद किया गया था। फिर वोटर की एज को घटा के 18 ईयर्स करना, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज लाना, ठीक है। तो ये सारे कुछ अचीवमेंट्स हैं। वोटर सेंट्रिक इलेक्शंस को कंडक्ट कराना भी, जैसे नोटा का कंसेप्ट आया, पोस्टल बैलेट्स का कंसेप्ट आया फॉर द सीनियर सिटीजन्स, ठीक है, फॉर द सीनियर सिटीजन एंड ऑल्सो फॉर द आर्मीज, उनका तो अलग ही केस है, ठीक है। तो ये सारे कुछ रोल्स हैं और ये जो रोल इनको प्रोवाइड किया गया है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, थ्रू डिफरेंट एक्ट्स, तो उसको उन्होंने इन्फोर्स करके ये सारे अचीवमेंट्स बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लाए। तो ये हमने लिख दिया इनके रोल्स क्या है बेसिकली। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए व्हाट आर देयर मेजर रोल्स। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रोल तो हमने देख लिया, बट हाउ एवर फ्रॉम टाइम टू टाइम we have seen the challenges related to conduction of free and fair election which led to its criticism. अगेन वी हैव गिवन द ट्रांजिशन स्टेटमेंट। अब यहाँ पे जो आपने क्रिटिसिजम्स पढ़े हैं उसको आप लिख दो, ठीक है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में क्रिटिसिजम्स आप यही मिलेंगे आपको। यहाँ पे एग्जांपल दे दो, जो मेयर का इलेक्शन हुआ था न्यू दिल्ली में, उसमें जो वोट्स की काउंटिंग थी उसमें बायसनेस दिखी थी, उसमें लूप होल दिखा था। तो मेयर इलेक्शन इन न्यू दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के क्रिटिसिज्म आ गए। उसके अलावा आप इसमें ये लिखोगे कि जो अपॉइंटमेंट होती है, ये भी रिसेंट न्यूज़ है, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके लिए जो अनूप बर्नवाल केस हुआ था 2023 में, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने बोला कि इट विल इंक्लूड the collegium for the appointment of the chief election commissioner and election commissioner. It will include the PM, it will include the leader of opposition, and it will include the CJI, Chief Justice of India, to make it like transparent body, जिसमें किसी भी पार्ट का डोमिनेंस नहीं होगा, नीदर एग्जीक्यूटिव नॉर जुडिशरी, ठीक है। क्योंकि एग्जीक्यूटिव में भी एक रूलिंग पार्टी के हैं, एक अपोजिट पार्टी के हैं, एंड दिस इज जुडिशरी। तो किसी का भी डोमिनेंस नहीं है, इट विल बी अ ट्रांसपेरेंट बॉडी एंड नो ओपेगनेस, और ये इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड द इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करेगी। बट इसको चेंज करके 2023 में सरकार ने एक्ट निकाला और CJI को उन्होंने रिप्लेस कर दिया एनी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। अब यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑब्वियसली किस पार्टी का होगा, रूलिंग पार्टी का होगा। तो 2 रूलिंग पार्टी का और 1 लीडर ऑफ अपोजिशन दूसरे पार्टी का,
ठीक है, तो 2:1 का रेशियो हो गया, तो ऑब्वियसली जो डोमिनेंस है वो अगेन किसके फेवर में चला गया, रूलिंग पार्टी के फेवर में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ ECG एंड EEG, CEC और EC का यहीं पे आ जाता है कि इट विल रिफ्लेक्ट द बायसनेस इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्शंस ऑफ स्टेट असेंबली एज वेल एज द लोकसभा। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट में भी हमें एक चैलेंजेस इसके मिल गए। ऑब्वियसली द क्रिटिसिज्म वाज आल्सो डैट कि MCC लाने के बाद भी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लाने के बाद भी ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। तो लीगली बाइंडिंग नहीं है जिस वजह से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स वो कर्ब नहीं कर पाई है। अकॉर्डिंग टू द EDR रिपोर्ट 43% ऑफ द MPs आर स्टिल चार्ज ऑफ एनी काइंड ऑफ क्राइम। 43%, लाइक ऑलमोस्ट हाफ। ठीक है, MCC लाने के बाद भी इसको वो कर्ब नहीं कर पाई है। ठीक है, उसी तरह द ओपेकनेस इन द वर्क ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन द डिमांड ऑफ द रूलिंग पार्टी, जिसमें आप देखोगे जो SIR हो रहा है बिहार में, SIR बिहार में होना इज़ अ वेरी एक्सटेंसिव और कॉम्प्लेक्स टास्क। इसको करने के लिए एटलीस्ट 1 से 2 साल लग जाएंगे, बिकॉज यू हैव लाइक 80 मिलियन वोटर्स इन बिहार इटसेल्फ। उसका डेटा को वेरीफाई करना, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना, वो भी 3 से 4 महीने में। इसमें बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जो एक्सक्लूड हो जाएंगे। बट यहाँ पे ECI ने अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ किया और ये स्पेशल इंटेंसिव डिवीज़न को चालू कर दिया बिहार में। तो ये भी आप लिख सकते हो, ओपेकनेस इन द वर्क ऑफ द ECI। ठीक है, ऑल्सो यू कैन ऑल्सो से कि जो पोस्ट रिटायरमेंट के बाद इनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है, इनको डिबार नहीं किया है कि आगे ये अपॉइंटमेंट नहीं कर सके, जिसकी वजह से ऑब्वियसली बायस्ड होंगे, क्योंकि पोस्ट रिटायरमेंट के बाद वो लोग भी चाहते हैं कि उनको कोई दूसरी वो प्रोफेशन में कुछ अच्छा वर्क मिल जाए, जिस वजह से उनके जो भी वर्क होंगे वो बायस्ड होंगे टुवर्ड्स द रूलिंग पार्टी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का पावर दिया गया है बट डी रजिस्ट्रेशन का पावर नहीं दिया गया है। तो डी रजिस्ट्रेशन पॉलिटिकल पार्टी का वो नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं जो वर्क एथिक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वो कंट्रोल उस तरीके से नहीं कर पाता। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी क्या है, लीगली बाइंडिंग नहीं है। तो ये सारे क्रिटिसिज्म है जो उस रोल को जो उनको असाइन किया गया है फ्री और फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए, वो उसको काउंटर करता है। तो ये हमने 2 पार्ट डील कर लिया, एग्जामिन इट्स रोल एंड क्रिटिकली एग्जामिन, कि हमने पहले रोल बता दिया फिर हमने उसका क्रिटिक्स बता दिया। अब यहाँ पे आता है कि द रोल ऑफ द चेंजेस विच हैपन बिफोर द प्री सेशन रूल एंड द पोस्ट सेशन रूल। जो TN सेशन थे, द मैन हु क्लीन अप द इंडियन इलेक्शन, उनको इस नाम से जाना जाता था। तो क्यों ना हम जो ट्रांजिशन स्टेटमेंट है उसी से करें। ट्रांजिशन स्टेटमेंट आप यहाँ दोगे, विच इज़ लाइक द TN सेशन known as the man who cleaned up the Indian election itself signifies the importance of the revolutionary steps which has been taken by him, which was taken by him। ठीक है, अब यहीं पे आप बता दो लाइक प्री सेशन रूल में हमने देखा क्या क्या चेंजेस की हैं, प्रॉब्लम क्या थी, एंड पोस्ट सेशन में आपने उसको लिखना है कि उन्होंने क्या क्या चीज़ लाई बेसिकली। तो बेसिकली उन्होंने जो भी ब्राइबिंग होती थी पहले, तो ब्राइबिंग होती थी, ब्राइबिंग इन इलेक्शन कैंपेन।
तो ब्राइबिंग को उन्होंने बंद किया, उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट नियम लाए उन्होंने, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लाया। तो बेसिकली ही वॉज द वन हु इंट्रोड्यूसेस द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। नो ब्राइबिंग और इंटिमिडेटरी वोटर्स को नहीं करना, ठीक है। दूसरा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं था, इन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लाया। दो इट इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग बट इट हैज़ गिवन द सेट ऑफ प्रिंसिपल विच एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज़ टू फॉलो ड्यूरिंग द इलेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने, पहले क्या होता था कि जो पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग है ऑब्वियसली उसके पास ज़्यादा मनी पावर है, तो ऑब्वियसली उस मनी पावर का यूज़ करके जो भी उसकी जो ऑफिशियल मशीनरीज़ है उसका यूज़ करती थी इलेक्शन में, जिस वजह से जो छोटे पार्टीज़ थे, रीजनल पार्टी हो गए, स्टेट पार्टी हो गए, वो उनसे कम्पीट नहीं कर पाते। तो इन्होंने क्या लाया, टू प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, द TN सेशन हैज़ given the rule of no use of official machineries, ठीक है। फिर उसके बाद रिलीजियस और कॉम्युनल एंगल बहुत यूज़ होता था पहले, उस पर लाए कि नो यूज़ ऑफ रिलीजियस और द कॉम्युनल स्टेटमेंट ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन, ठीक है। उसके बाद क्या होता था कि एक कोई बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर है किसी पार्टी का, वो 3 से 4, 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहा है, ठीक है। तो इसको उन्होंने लिमिट किया कि आप 2 ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकते हो, ऑलराइट। फिर पहले वोटर्स कार्ड इशू नहीं होता था, इन्होंने वोटर्स कार्ड को इशू करवाया विद द फोटो, ऑलराइट। फिर उसके बाद क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को काफ़ी था पहले, अभी भी अच्छा ही खासा है, ठीक है, 50% के अराउंड है, बट TN सेशन ने इस पे काफ़ी बाइंडिंग्स लगाए थे कि क्या क्या आपकी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्राइटेरिया टू प्रूफ योर डिफेंस अगेंस्ट एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, वो आपको रिपोर्ट देना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिफोर द नॉमिनेशन इटसेल्फ, ठीक है। तो ये सारे रिफॉर्म्स लाए थे इलेक्शन TN सेशन ने इंडियन इलेक्शंस को रिफॉर्म करने के लिए। दैट्स वाई रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज सेड रिसेंटली कि ए पर्सन लाइक फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर द लेट TN सेशन हैपन्स वंस इन अ वाइल। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किया, जो अभी बातें चल रही थी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, तो उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया कि पर्सन लाइक फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर द लेट TN सेशन happens once in a while, ठीक है, happens once in a while। अब इसी में जो हमने TN सेशन और प्री सेशन और पोस्ट सेशन का जिक्र कर दिया, अब इसी में आपको बताना है कि हाउ इट हैज़ हेल्प द रोल ऑफ पोस्ट सेशन इलेक्शन रिफॉर्म्स इन बिहार स्पेसिफिकली। इसी में एक क्वेश्चन घुसा हुआ है, छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो ये आप टॉपिक लिखोगे और इसमें बताओगे जो बिहार का जो कास्ट पॉलिटिक्स है, इट इज़ वेरी फेमस, हर जगह ही कास्ट है, लेकिन बिहार में कुछ ज़्यादा ही है, जो उसका प्रोमिनेंस है वो ज़्यादा है बिकॉज यहाँ पे इलिटरेसी ज़्यादा है। तो कास्ट पॉलिटिक्स में इट इज़ ऑफन टू सी द रिलीजियस एंड द कॉम्युनल स्टेटमेंट्स इन द इलेक्शन कैंपेन। The post-session reforms has helped to regulate this caste politics in a much better way, ठीक है। तो कास्ट पॉलिटिक्स को रेगुलेट, ठीक है, रेगुलेट करना। उसी तरह द स्टेट एंड द रीजनल पार्टीज आर नॉट वेरी अफ्लुएंट टू compete with the national parties, so the rule of the post sessions, the reforms of the TN session helps the state and the regional party to compete with the national parties, जिसमें उन्होंने बताया केपिंग लिमिट लगा दिया on the election expenditure as well as the reforms that TN session has provided कि आप वहाँ अपनी कोई भी ऑफिशियल मशीनरीज का यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड, जो ब्राइबिंग थी बिहार में बहुत होती थी,
500 रुपये में वोटर्स खरीदे जाते थे, जो अभी भी हैं लेकिन बहुत हद तक कम हुए हैं। ब्राइबिंग होती है, 500 रुपये में वोटर्स खरीदे जा रहे हैं। साथ साथ आपको अल्कोहल दे के वोटर्स खरीदे जा रहे हैं, क्योंकि अल्कोहल तो अभी बंद है, तो वो चीज़ अभी बहुत हद तक रेगुलेट है, कम हो गई है। तो इसके रिफॉर्म्स भी कि ब्राइबिंग नहीं होगी, अगर ब्राइब करते पकड़े जाते हैं तो यू विल बी लाइक पनिश्ड वेरी हार्शली। तो उसके लिए भी रिफॉर्म्स जो टीएन सेशन ने लाए थे, उसने रेगुलेट किया बिहार के इलेक्शन को करने के लिए, बिहार के इलेक्शन को बहुत फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्ट करने के लिए। सो यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेटमेंट आप और दे सकते हो कि इट हैज़ बीन टोल्ड दैट about the TN session itself, the politicians are afraid of only two things, one God and second TN session। ये बहुत फेमस लाइन है जो TN session के बारे में आप सुनोगे, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन से कि हाउ द post TN session reforms has helped to strengthen the democracy itself. However, so these reforms have cleaned up the artery of democracy, जो हमने स्टेटमेंट में लिखा था, and have tried to make the election free and fair. However, there are few recommendations of committees and ADR report which can be, यहाँ पे कुछ कमिटीज़ के आप और ADR जो रिपोर्ट है, सेकेंड ARC जो रिपोर्ट है, उसके रिकमेंडेशंस आप डाल दो एज ए वे फॉरवर्ड, क्योंकि कोई भी चीज़ पूरी परफेक्ट नहीं है, देयर आर सम इम्प्रूवमेंट दैट नीड टू बी डन। तो इसमें आप डाल दो कि जो क्या बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अपॉइंटमेंट पैनल में होने चाहिए थे कोलिजियन सिस्टम में, ठीक है, उसको होना चाहिए था। फिर उसके बाद कूलिंग पीरियड होना चाहिए पोस्ट रिटायरमेंट। कूलिंग पीरियड मतलब आप रिटायरमेंट के बाद यू डोंट बी प्रोवाइडेड विद द अदर वर्क, जिससे वो बायसनेस ना आए, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाता है समथिंग फॉर समथिंग, आप मेरे लिए मेरे फेवर में काम कर दो, आप जब रिटायर हो जाओगे तो मैं आप उस फेवर के लिए मैं आपको एक पोस्ट दे दूँगा। तो इस वजह से जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो उस इंडिपेंडेंसी के साथ काम नहीं कर पाते हैं। और भी आप वेज अहेड दे सकते हो कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको रिमूवल का प्रोसेस तो सुप्रीम कोर्ट के जज जैसा है, लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर है उनका रिमूवल बस ऑन द एडवाइस ऑफ लाइक ऑन द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट पे ही हो जाता है। तो इसको भी इसी के अंदर रेगुलेट करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो MCC है उसको लीगल बाइंडिंग दे देना चाहिए, और जो इनकी जो सैलरीज़ है वो कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया से निकले, ना कि वोट के थ्रू निकले, ठीक है। तो आप जो फंडिंग के बारे में पढ़ोगे तो दो टाइप की फंडिंग होती है, एक चार्ज होती है, एक वोटेड होती है। तो इसको चार्ज में डाला, वोट ना डालें, क्योंकि ये मिनिस्टर्स पे फिर डिपेंडेंट हो जाती है। तो ये सारे कुछ वेज है। तो इसी तरीके से आप बता सकते हो कि जो इलेक्शन है इट इज़ लाइक अ पावरफुल टूल, इट इज़ मोर पावरफुल देन अ बुलेट इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। तो जिस वजह से द पोस्ट सेशंस रिफॉर्म्स have strengthened the democracy, but still there are the few recommendations and the few way ahead or the way forward which help to regulate the democracy in the more efficient manner and to remove the loopholes and the lacunae which has been found during the recent times. इस तरीके से you can conclude it. तो आप यहाँ पे देखो हमने एक एक पार्ट को डील किया, यहीं से आप देखो कि सारे पार्ट्स हमने डील कर लिए। कौन कौन से पार्ट्स थे इसमें? लेट मी चेंज द कलर। सबसे पहला पार्ट था कि हमें इसका रोल बताना है, दूसरा पार्ट था इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, तीसरा पार्ट था कि हमें पोस्ट सेशन और प्री सेशन के बारे में बताना है, चौथा पार्ट कि थोड़ा बिहार के एक्सपेक्ट में बताना है, एंड पांचवा पार्ट कि हाउ इट हैज़ लेड टू दी स्ट्रेंथनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। तो वहाँ पे फिर हमने वे फॉरवर्ड दे दिया एंड फाइनली वी हैव कंक्लूडेड। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट एन आंसर, ठीक है। और ये विथ प्रैक्टिस ही आएगा, क्योंकि आप जब इलेक्शन कमीशन कहीं से भी नोट्स पढ़ो, हमारी ही पढ़ो,
या हम जो लेक्चर्स लेंगे तो वी विल गिव यू द होलिस्टिक ओवरव्यू, लेकिन बीच बीच में वी विल डू द आंसर राइटिंग सेशंस विथ यू कि इस होलिस्टिक ओवरव्यू को हाउ यू कैन मोल्ड इट टू एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। और ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से ही आएगा और ऐसे सेशन से समझ के आएगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, तो ऐसा लिखोगे, 38 मार्कर का क्वेश्चन है, नो वन विल स्टॉप यू टू गेट लाइक 22-23 मार्क्स आउट ऑफ इट। 23 मार्क्स इज लाइक एक्सीलेंट मार्किंग पैटर्न इन द बीपीएससी इटसेल्फ। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। एंड ये पता है कोई भी ऐसे जादू की पुड़िया नहीं है कि कोई आपको दे दिया, आप गटक गए तो आप सीख जाओगे। नो विल गारंटी दिस कि हाँ ऐसा आप लिख पाओगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे और लिखोगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप ये अचीव कर लोगे विद टाइम इटसेल्फ। ठीक है, तो हड़बड़ाना नहीं है। मान लो आप ये देख के बहुत मोटिवेटेड फील हो और कल से 2-3 आंसर राइटिंग कर रहे हो बट उस लेवल तक नहीं पहुँच पा रहे हो, डोंट डिसहार्टेंड, ये टाइम लगेगा। मेरी मेहनत, मेरी इतने दिनों की मेहनत आप एक दिन की मेहनत से मत कंपेयर करना। ठीक है, या इवन आप यूपीएससी टॉपर्स की कॉपी रेफर कर रहे हो, बीपीएससी टॉपर्स की कॉपी रेफर कर रहे हो, उनकी कितने दिनों की मेहनत है जो फाइनली उन्होंने एग्जाम में जाके कल्मिनेट किया, उस दिन को आप 10 दिन की मेहनत से मत कंपेयर करना। और बहुत लोग हैं कि शुरू से ही अच्छा लिखने लगते हैं क्योंकि उनके अंदर वो स्किल पहले से बिल्डअप होती है, उनकी जो जर्नी रही है पीछे की, ग्रेजुएशन में उससे पहले की, एकेडमिकली उनका रहा है वैसा। ठीक है, तो हमेशा दूसरे से कंपेयर हमें नहीं करना, हमें देखना है कि दिन पर दिन हमारा आंसर राइटिंग इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे सेशंस हम और लक्ष्य बैच में करेंगे। ठीक है, उसमें मैं PYQ ही ज़्यादातर डिस्कशन करती हूँ एंड जो नए नए सेट ऑफ क्वेश्चन है वो आपको टेस्ट में मिलेंगे एज ए सरप्राइज कि वो आप कैसे हैंडल करते हो टेस्ट में। ठीक है, तो जो भी लक्ष्य बैच और संजीवनी बैच में जुड़े हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, टेस्ट को स्किप मत करना, टेस्ट दो। टेस्ट से यू विल फील द कॉन्फिडेंस, खुद के अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा। जब रैंकिंग देखोगे, पेपर पे फीडबैक देखोगे, मॉडल आंसर पढ़ोगे, क्योंकि ऐसे टेस्ट देंगे, क्वेश्चन देंगे और मॉडल आंसर देंगे। आई नो जो टेस्ट नहीं लिखेंगे वो मॉडल आंसर कभी पढ़ेंगे ही नहीं, तो जो टेस्ट लिखेंगे उन्हीं के अंदर जिज्ञासा होगा कि मैं मॉडल आंसर पढ़ूँ, मैं फीडबैक्स देखूँ, मैं दूसरे पीरियड्स की कॉपी देखूँ जस्ट टू इम्प्रूव माई आंसर। ठीक है, तो अगर ज्वाइन किया है, ज्वाइन करने वाले हो तो इसको फुल्ली यूटिलाइज करना। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। हमने इको जियो का किया, हिस्ट्री का किया आज, और हमने पॉलिटी का किया। और जो भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं बहुत अनकन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, सो डैट आपको भी लगे कि हाँ कि कुछ नया सीखने को मिला। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दोज हु वांट टू ज्वाइन द बैचेस, you can find the details in the description as well as in the comment box. Thank you so much.